सबको। अरे गुड इवनिंग, सब अपने में बतिया रहे। मैडम हम लोग पे ध्यान दीजिए। वो बेचारा कितनों पे ध्यान देगा। और हम भी वही तो कह रहे हैं, एक भाई कितनों पे ध्यान देगा, बाकी भाई भी इनको भी ध्यान देने दो यार। स्टार्ट हो गया, ऑनलाइन वाले बच्चे आ गए हैं। हाँ ठीक है, तो भाइयों और उनकी बहनों, ठीक है, सब लोग एडजस्ट हो गए हैं। यार कल तो मेरे साथ कोई फिरकी ले लिया, बताओ, हम यहाँ पे पूछे कि खुला हुआ है तो मेरे से कहा गया हाँ सर खुला है। फिर कल हम शिवरात्रि वाले दिन आ गए, और जब यहाँ आए नीचे गए तो संजय बोले आए सर आपको कोई बताया नहीं था। हम बोले क्या सर, आज छुट्टी है। तनाव में आके नीचे संजय सर से पूछो, मनोज सर से। अच्छा, छुट्टी का डिसीजन शाम को 7 बजे हुआ, हमको बताया पहले से था। अच्छा, तो फास्टिंग था लोगों का इसीलिए। कितने आए, 16, ठीक है। अब मैडम कहाँ घूम रही थी आप? ये मैडम का पढ़ाई लिखाई छोड़ के न्यूक्लियस के सामने भूजा खा रही थी। अब हम तो इन्हीं को देखे, पता नहीं साथ में कोई और इनका भाई होगा तो बात अलग है, क्योंकि आजकल तो लड़कियां बॉयफ्रेंड कम भाई ज्यादा घुमा रही हैं। मतलब वो भाई बहन का जो रिश्ता है ना आजकल पूरा एकदम तनाव ग्रसित हो गया है। नहीं नहीं, हम तो घुमा रहे थे। हम खिलाने में विश्वास नहीं रखते हैं, घुमाने में विश्वास रखते हैं। खैर हम लोग टेक्निकल वाले हैं ना, तो डायरेक्ट टू द पॉइंट आते हैं, ज्यादा ताम झाम करके आओ चाहे सीधा डायरेक्ट अब बात बराबर ही। खैर वापस आते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में, एमसीक्यूज पढ़ रहे थे ना। अच्छा, एमसीक्यू आज पढ़ना है। तो पिछली क्लासेस में हम लोग थ्योरेटिकल पढ़े हैं, आज कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं, टाइम है हमारे पास, उसी टाइम के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे। 2-4 बच्चे और ऑनलाइन में आ जाते तो फिर हम लोग इकट्ठे चलते। अभी तक 18 बच्चे हैं, सबका पारण हो गया है ना? ऐसा कोई जब भी शिवरात्रि के फास्ट में आया है? नहीं। कितने लोग फास्टिंग पे थे? अच्छा, बहुत लोग थे, बहुत लोग थे। चलो हाथ नीचे कर लो। तो बाबा सबसे प्रसन्न हो गए? बाबा कुछ बोले नहीं कि हम दोनों से प्रसन्न है कि नहीं प्रसन्न है? अरे देखो, बाबा को प्रसन्न करना था तो जेएससी थोड़ी चाहिए था। तुम लोग सब इसलिए किए होगे लड़की मिल जाए, लड़का मिल जाए, ऐसा नहीं है। अच्छा, आप लोग किस लिए किए थे? भाई मिल जाए, ओ करियर के लिए। हमको लगा भाई के लिए लोग किए थे। पहली बार हम सुने थे कि भाई के लिए लोग माँ बाप से कहते थे, आजकल पड़ोसिया से कहते हैं भाई दिला दो। खैर, क्या कह रहे भाई? नहीं, किसको मांगने के लिए? अच्छा, एक को मांगने के लिए दूर नहीं जाओगे? हो सकता है पड़ोसन में विश्वास करता होगा, आपका अलग टैलेंट होता है भाई, क्या ही कहे। यार एमसीक्यूज पे आते हैं, लिखना नहीं है, खाली सुनना है, आपको जवाब देना है। सर पीडीएफ आज ही भेज दीजिएगा इन बच्चों को। कोई बात नहीं, तुम लोग इनको भैया बोलते नहीं करती होगी तो कहां से आएगा? कभी प्यार से इनको भैया बोलो बस। हाँ, ये क्या हो गया सर? ये देखिए, ये छूते छोटा हो जा रहा है। सही बात है, छूने से छोटा हो जा रहा है यार। हाँ खैर, चलो बस हो गया। पहला प्रश्न कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट अबाउट फ्लैश मेमोरी। ठीक है, फ्लैश मेमोरी क्या होता है? तो बताए थे, फ्लैश मेमोरी क्या होता है? पेन ड्राइव, जहां पे डेटा हम स्टोर तो कर सकते हैं, लेकिन डेटा क्या होगा, स्टोर करने के बाद जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक डिलीट नहीं होगा। आंसर्स लिखोगे, बाकी कुछ नहीं लिखोगे। ठीक है, तो भैया इलेक्ट्रॉनिकली डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन डेटा स्टोर करने के बाद क्या होगा? डिलीट होगा? नहीं होगा। तो वह इलेक्ट्रॉनिकली क्या है? नॉन वॉलेटाइल है, पहला। दूसरा पॉइंट
कि इट कैन बी इलेक्ट्रिकली इरेज्ड। बिजली का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है कि अगर एक बार डिलीट कर दिए हो तो क्या उसमें डेटा दोबारा स्टोर कर सकते हो या नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट कहता है क्या, इट कैन बी रीप्रोग्राम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, पहला पॉइंट था। दूसरे पॉइंट कहता है भाई नॉन वॉलेटाइल का मतलब कि बिजली चली जाए फिर भी चीजें क्या हो, स्टोर रहे, डेटा क्या रहे, स्टोर रहे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि क्या हो रहा है यार, पीडीएफ जाएगा, आई गारंटी आज जाएगा, नहीं जाएगा तो हम भेजेंगे, पीडीएफ भेज दीजिएगा भाई, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, बच्चे परेशान हो जाते। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि डैश आर एम्बोस्ड इन द डिस्क सरफेस। अब यहाँ पे अब मेरी बात बोल लेने भाई, पैसा मिल गया हमको, ठीक है। तो मैं आप हंस रहे तुम लोग, क्या सोच कर आए थे, मेरा मजा ही लोगे आज, बोलने दो, ठीक है। तो यहाँ लिखा था कि डैश आर एम्बोस्ड इन द डिस्क सरफेस। अब यहाँ पे एक गलती हो गई मेरे से, कौन से डिस्क सरफेस की बात हो रही है, तो यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, फ्लॉपी डिस्क की बात हो रही है। तो मैंने क्या कहा था, जानते हो, देखे होगे आप सबके घर में, कितना बड़ा वीआईपी घर होगा आपका, एक चीज कॉमन होगा, सील पाटा, सिलवट जानते हो, जिसपे मम्मी क्या करती थी, चटनी पीसती थी, तो उसकी, हाँ लोढ़ी भी बोलते थे। तो उसका खासियत ये था कि फ्रिक्शन की वजह से जो उसमें जो नुकीला या पॉइंटेड या गड्ढा होता था वो क्या होता था, भर जाता था। तो फिर क्या किया जाता था कि दोबारा से उसको कूटा जाता था। तो जब हमारे पास पहली बार स्टोरेज डिवाइस आया फ्लॉपी डिस्क के माध्यम से, जब पहली बार हमारे पास स्टोरेज डिवाइस आया किसके माध्यम से, फ्लॉपी डिस्क के माध्यम से, तो उसमें क्या किया गया, फ्लॉपी डिस्क में क्या किया गया कि मैग्नेट नहीं होता था, मैग्नेट नहीं होता था। उसमें क्या होता था कि मान लो ये है, छोटे छोटे गड्ढे होते थे, क्या होते थे, छोटे छोटे गड्ढे होते थे, और सारा का सारा डेटा जो था वो कहां स्टोर होता था, इन्हीं गड्ढों में स्टोर होता था। सारा का सारा डेटा जो होता था कहां स्टोर होता था, इन्हीं गड्ढों में होता था। और इन्हीं गड्ढों को हम इंग्लिश में कहते हैं पिट्स। क्या कहते हैं, पिट्स। तो आपसे पूछा जाएगा कि फ्लॉपी डिस्क में, या जो पहला फ्लॉपी डिस्क बना था डेटा स्टोर करने के लिए, क्या पहले फ्लॉपी डिस्क में मैग्नेट यूज होता था, तो आप कहेंगे कि साहब नहीं होता था। क्या यूज होता था, पिट्स यूज होता था। क्या यूज होता था, पिट्स यूज होता था। अब यहां से एक प्रश्न बनता है, आप मान लो कहा गया कि हमारे पास आईसी है, पिट्स है और मैग्नेट्स है, आईसी है, पिट्स है या मैग्नेट है। अब इन तीनों को बढ़ते हुए क्रम में सजाइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए, या एज पर द, हाँ ठीक है। तो पहला क्या आएगा, पिट्स। सबसे पहले क्या यूज करते थे हम लोग, पिट्स, बताए थे ना ये चीज, अभी बताए। फिर इसी पिट्स को फ्लॉपी डिस्क में ही रिप्लेस कर दिया गया, किससे, मैग्नेट से, मैग्नेटिक ऑक्साइड से, बताया ये वाली चीज भी। और पिछली क्लास में बताकर गए थे कि हार्ड डिस्क आया तो एसएसडी आता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव या सॉलिड स्टेट डिस्क। अब उसमें क्या यूज करते हैं, आईसी यूज करते हैं। तो समय बदलता गया। एक प्रश्न यहां से और भी बन सकता है कि भैया डेटा स्टोर करने के लिए कौन कौन से चीजों का यूज करते थे। तो पहला पॉइंट करो, क्या यूज करते थे, पिट्स। दूसरा क्या कह सकते हो, मैग्नेटिक ओर्स या मैग्नेटिक टेप्स, तीनों सही है भाई लोग। तीसरा पॉइंट क्या कह सकते हो, आईसी ट्रांजिस्टर्स। क्लियर है, समझ पा रहे हो मेरी बात, कोई डाउट है किसी को, नो। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे हैं, कोई डाउट है तो डाउट्स भी लिखते चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे से क्या कहता है वो भी देखते हैं। हाँ, SSD इज द एक्रोनिम ऑफ, SSD जो है वो संक्षिप्त नाम है किसका, तो SSD किसका संक्षिप्त नाम है, तो बताए थे पिछली क्लास में, SSD को हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव, और इसी को हम लोग सॉलिड स्टेट डिस्क भी कहते हैं। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव कहो या सॉलिड स्टेट डिस्क कहो, दोनों का मतलब क्या होता है,
सेम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों। समझ पा रहे हैं मेरी बात? जो एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे होंगे उसको लिखते चलिएगा। कोई डाउट है आपको? नहीं, ठीक है। किसी को कोई डाउट है? अरे यस नो बोलो। नो, भाई बहुत दिक्कत है इसमें, इसको ठीक कर लीजिए आप लोग। अबे रुकोगे, हम तो हाँ? रुक जाइए, अभी उससे टाइम वेस्ट हो जाता है ना, माहौल बनने से पहले खराब हो जाता है। बस हाँ, यही था ना। हार्ड डिस्क इज ऑल्सो नोन एज, हार्ड डिस्क इज ऑल्सो नोन एज, हार्ड डिस्क का दूसरा नाम क्या है, तो फिक्स ड्राइव। तो आपको बताए थे, पिछली क्लास में पढ़ाए थे कि जो हार्ड डिस्क होता है वो एक जगह पे क्या होता है, स्थित होता है, अवस्थित होता है। तो हार्ड डिस्क फिक्स है, इसीलिए इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, फिक्स ड्राइव के नाम से जानते हैं। अब ये हार्ड डिस्क जो है किसके अंदर पाया जाता है, तो सीपीयू के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है, सीपीयू के अंदर। अब सीपीयू जो होता है वो बड़ा होता है, तो सीपीयू का दूसरा नाम क्या हो गया, टावर मॉडल। बताया था ये वाली चीज? अरे यस नो बोलो। तो सीपीयू का दूसरा नाम क्या हो गया, सीपीयू का दूसरा नाम, हार्ड डिस्क का दूसरा नाम फिक्स डिस्क। हार्ड डिस्क का लेटेस्ट वर्जन एचडीडी का लेटेस्ट वर्जन, एचडीडी का लेटेस्ट वर्जन, एचडीडी का मतलब भी हार्ड डिस्क होता है, उसी का लेटेस्ट वर्जन क्या हो गया, समझ पा रहे हो मेरी बात सब लोग? चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाँ, रोटेशन स्पीड ऑफ ए फ्लॉपी डिस्क इज, एक बार में कितना घूमता है, 300 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया फ्लॉपी डिस्क के स्पीड को नापने की गति को क्या कहते हैं, फ्लॉपी डिस्क के घूर्ण गति को नापने के लिए मात्रा क्या है, क्या है, आरपीएम, रोटेशन पर मिनट। तो एक बार बताओ, एसएसडी के घूर्ण गति को नापने का क्या नियम है, एसएसडी के घूर्ण गति को नापने का क्या मात्रा है, हाँ? क्या सवेरे से तुम ताड़ी पी कर आए हो? अरे नालायक को बताया था पिछली क्लास में कि हमारा एसएसडी में घूमने का कोई चक्कर नहीं है, आईसी होता है उसमें। तो क्या उसका हम लोग रेवोल्यूशन नाप सकते हैं? नहीं। तो पूछा जाएगा कि अभी तक के स्टोरेज डिवाइसेस में, अभी तक के स्टोरेज डिवाइसेस में हम किसके घूर्ण गति को नहीं नाप सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, एसएसडी। तो क्या कहोगे, एसएसडी। याद रहेगा, हार्ड डिस्क में तो घूर्ण गति होती है भाई, बताए थे पिछली क्लास में, हैंड, आर्म, प्लेटर बताए थे ना। तो भैया हार्ड डिस्क का एक लेटेस्ट वर्जन है क्या, एसएसडी, जिसमें घूर्ण गति नापने के लिए कोई मात्रा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें कोई घूमने वाला चक्कर नहीं है। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या यूज करते हैं, आईसीज एंड ट्रांजिस्टर्स। समझ पा रहे हो मेरी बात, यस नो? वो लास्ट बेंच मैडम आगे आ जाइए, बहुत जगह है। नहीं, दोनों अलग अलग चीज है बेटा, इस तरफ आ जाओ, ठीक है। आईसीज एंड ट्रांजिस्टर्स, हाँ। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, डेटा ट्रांसफर स्पीड, डेटा ट्रांसफर स्पीड ऑफ ए फ्लॉपी डिस्क इज व्हाट। फ्लॉपी डिस्क में डेटा ट्रांसफर स्पीड कितना है, कितना है भैया, 10 से लेकर 30 के बीपीएस पर सेकेंड। तो पूछा जाएगा कि फ्लॉपी डिस्क में डेटा ट्रांसफर का मात्रा क्या है, केबी पर सेकेंड। यानी फ्लॉपी डिस्क में डेटा ट्रांसफर का मात्रा क्या है, केबी पर सेकेंड। समझ पा रहे हो मेरी बात?
और स्पीड कितना होता है 10 से लेकर 30 KB पर सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं। नेक्स्ट कहता है स्पेस बार की इज ऑल्सो नोन एज, स्पेस बार की को हम लोग एक और नाम से जानते हैं और वो क्या है स्टैंडर्ड की बार। अब स्टैंडर्ड टाइपराइटर की बताए थे क्या होता है स्टैंडर्ड टाइपराइटर की, तो जो बड़ा सा स्पेस होता है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं टाइप करते हैं और अपने इस चीज को आराम दिलाते हैं, वो क्या होता है स्टैंडर्ड टाइपराइटिंग की। बिना देखे टाइप किए जाने वाली विधि को क्या कहते हैं, बिना देखे टाइप करने की विधि को क्या कहते हैं टच टाइपिंग। बिना देखे टाइप करने की विधि को क्या कहते हैं टच टाइपिंग। तो पॉइंट लिख लीजिए जो बच्चे नहीं जानते होंगे कि भैया बिना देखे टाइप करना होता है, इसीलिए हम लोग अपने हाथ के नीचे वाले हिस्से को रिस्ट को कहां पर रखते हैं स्टैंडर्ड टाइपराइटर की यानी स्पेस बार पे। बिना देखे टाइप करना होता है इसीलिए रिस्ट को, इस चीज को, कलाई को कहां रखते हैं हम लोग स्पेस बार पे। वही स्पेस बार को क्या कहते हैं स्टैंडर्ड टाइपराइटर की। इसी स्पेस बार को हम लोग क्या कहते हैं स्टैंडर्ड टाइपराइटर की। जाकर घर में कीबोर्ड पे खोजोगे तो स्टैंडर्ड टाइपराइटर की क्या निकल कर आएगा स्पेस बार की, जो बड़ा वाला होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात ना। अब बताओ कंप्यूटर को फ्रेश करना है तो कंप्यूटर के बाबूजी में कौन होगा F5। F5 कैपिटल लेटर में लिखने के लिए क्या यूज करते हैं कैप्स लॉक। कैप्स लॉक की खराब हो गया है तो इसके बदले में रिप्लेसमेंट किसका यूज कर सकते हैं, याद रखना कैप्स लॉक खराब हो गया है, पूछा जाएगा कि कैप्स लॉक के जगह पर कोई नई की ले आइए, तो कैप्स लॉक के जगह पे जो नई की आ सकती है वो क्या की होगी शिफ्ट की होगी। तो कैप्स लॉक का रिप्लेसमेंट कौन सा की हो सकता है शिफ्ट की हो सकता है। समझ पा रहे हो मेरी बात, यस नो बोलो सब लोग, यस सर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाँ देखो नेक्स्ट, हाँ भाई रुक जाओ, तुम डरा ही दे रहे हो एकदम। हाँ हाँ देखो मेरी बात सुनो, नेक्स्ट कहता है, बात मत करो यार, दोनों बात करते तो बहुत इरिटेटिव फील होता है। एक स्टेटमेंट कहता है टॉगल कीज आर आल्सो नोन एज, टॉगल की को दूसरे नाम से जानते हैं, वो क्या है टॉगल की का दूसरा नाम क्या है, पढ़ाई नहीं किए तुम लोग। टॉगल का मतलब क्या होता है टटोलना। जब शादी कर लोगे बीवी आएगी तो पॉकेट टटोलेगी, पैसा कमा के लाया है कि नहीं। ठीक है, तो टटोलने वाला काम कौन करता है ये बताना है कंप्यूटर में। तो टटोलना का मतलब होता है किसी को कंट्रोल करना। बीवी टटोलेगी यानी इनडायरेक्टली आपको कंट्रोल कर रही है, बीवी टटोलेगी कंट्रोल कर रही है। तो टॉगल की का दूसरा नाम क्या हो गया कंट्रोल की है। कंप्यूटर में कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सा की यूज करते हैं, तो पहला कंट्रोल की हो गया CTRL इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल के लिए। दूसरा क्या हो गया शिफ्ट, तीसरा क्या हो जाएगा ठीक है। तो याद रखेंगे कि भैया टॉगल की का दूसरा नाम क्या हो गया कंट्रोल की। अब पूछेगा 3 कंट्रोल की बताओ तो कौन कौन सा कंट्रोल शिफ्ट और, भैया नहीं याद रहेगा तो ऐसे याद रखना C²S याद रहेगा। तो भैया कंट्रोल की बताओ 3 क्या हो जाएगा C²S, 2 बार C, तो 2 बार C में क्या हो गया कंट्रोल और कैप्स, और S से क्या हो गया शिफ्ट। याद रहेगा सबको। पंक्चुएशन की जानते ही हो, जो कॉमा फुल स्टॉप होता है वो कहां पर आता है पंक्चुएशन। न्यूमेरिक की क्या होता है, तो जहां पे हम नंबर की बात करते हैं वो क्या होता है न्यूमेरिक की होता है। 0 to 9 जो होता है वो क्या होता है न्यूमेरिक की होता है। तो फंक्शन की क्या होता है बताओ मुझे कोई, फंक्शन की क्या होता है F1 से लेकर F12। अच्छा ही बताओ मान लो कहीं फंस गए हैं तो निकलेंगे कैसे एस्केप की से, ESC की से। चलो कुछ लोग को याद है कुछ लोग भूल गए। देखो नेक्स्ट प्रश्न कहता है EEPROM में किस चीज का इस्तेमाल करके डेटा डिलीट कर सकते हैं, किसका यूज करते हैं EEPROM में किसका इस्तेमाल करके डेटा डिलीट करते हैं, याद ही नहीं तुम लोग को। अच्छा बताओ, वोटिंग करते हैं, गलत बता रहे हो तुम लोग।
गलत बता रहे हो, वोटिंग करते हैं। सुनो, कितने लोग कहते हो कि ई प्रोम में जो डेटा लिखा है उसको यूवी रे से डिलीट कर सकते हैं? हाथ उठाइए। अच्छा ठीक है। कितने लोग ये कहते हो कि इंफ्रारेड से कर सकते हैं? कितने लोग कहते हैं इंफ्रारेड रेज से कर सकते हैं? कितने लोग कहते हो हाई वोल्टेज करंट से कर सकते हैं? कुछ लोग बोल ही नहीं रहा, एकदम बैठा ठाकुर की तरह, हाथे नहीं है मान लो। भाई जो हाथ नहीं उठा रहे हैं हम उनसे पूछना चाहेंगे, तुम लोग सुबह सुबह वाली क्रिया करके कैसे धोते हो? हाथ नहीं है तो? हाथ है ना सबके पास, तो उठाओ। तो भैया ई प्रोम यानी इलेक्ट्रिकल सॉरी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, पूछा जाएगा कि ई प्रोम से डेटा कैसे डिलीट करते हैं? तो यूवी रेज, यूवी रेज का इस्तेमाल करके। इंफ्रारेड रेज का भी यूज करते हैं लेकिन एक दूसरे कॉन्सेप्ट बताए थे वो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है अ सेट ऑफ बायोस इज स्टोर्ड इन, बायोस को हम स्टोर करते हैं कहां पे? अबे बायोस हमारा कहां स्टोर होता है? कंप्यूटर ऑन करते हैं तो ऑन होता है कहां से? रोम से। डेटा कहां से आता है? रोम से। अच्छा, बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट, सबको पता है? ऐसा कोई जिसको नहीं पता बायोस का फुल फॉर्म हाथ उठाइए, लिख देंगे। पता है? लिखा हुआ है, ठीक है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। तो बायोस जो है कहां से आता है? रोम से। कहां से आता है? रोम से। अब बताओ प्रोसेसिंग का कार्यभार किस पे होगा? रैम पे। परमानेंटली स्टोर कौन करेगा? अबे नालायको, हार्ड डिस्क। कौन स्टोर करेगा? हार्ड डिस्क। हाँ बताओ, मूरीज लॉ कब आया था? 1965। कौन लेकर आया था? कौन लेकर आया था? गॉर्डन मूरी। कौन थे? इंटेल के को फाउंडर। इंटेल के को फाउंडर। बताओ किस चीज की उत्पत्ति के बाद कंप्यूटर? 11 वही था भाई, गॉर्डन मूरी, मूरीज लॉ बता रहे हैं। मूरीज लॉ 1965, गॉर्डन मूरी। नहीं, सिर्फ बी होगा। इसमें लिखा है कि मूरीज लॉ वाज प्रेडिक्टेड बाय, किसके द्वारा प्रेडिक्ट किया गया था? तो गॉर्डन मूरी के द्वारा। और गॉर्डन मूरी कौन थे? को फाउंडर ऑफ इंटेल। इसका आंसर होगा 11 का बी। पढ़ाएं ये सब चीजें। नेक्स्ट पॉइंट कहता है आफ्टर द यूज ऑफ डैश द पॉपुलैरिटीज ऑफ पीसी सर्च, डैश के उपयोग के बाद पीसी की लोकप्रियता बढ़ गई। तो मैंने पिछली क्लास में यानी पहली क्लास जब थी, बस बोल लेने दो, पहली क्लास जब पहली क्लास थी तो पहली क्लास में मैंने आपसे कहा था, पहली क्लास में मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आया वो डॉस मॉडल था। बताया था इसके बारे में? जो बच्चे नहीं जानते हैं वो याद रखेंगे। डॉस का मतलब हो गया डिस्क, ओ से क्या हो गया? ऑपरेटिंग, डिस्क ऑपरेटिंग, और एस से क्या हो गया? सिस्टम। यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो पहला टाइप था ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब पूछा जाएगा कि भैया ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बताओ या ऐसा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बताओ जो इससे मिलाकर बना था। तो बता सकते हो कि सर 2 गो ऑपरेटिंग सिस्टम था सर, वो था लिनक्स और यूनिक्स। क्या था? लिनक्स और यूनिक्स। हर चीज के लिए कमांड लिखना पड़ता था, पॉसिबल नहीं था। तो एक नया चीज लाया गया, वो क्या हो गया? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो GUI, इसी टेक्निक को कहते हैं क्या? मेरी बात सुन लो, मैंने क्या कहा था? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वो पार्ट था, और इस विधि को क्या कहते हैं? ग्राफिकल यूजर टेक्निक। बताए थे ना? तो दोनों लिखा है। तो GUI क्या हो गया? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। किस टेक्निक से आया, किस विधि के अंतर्गत आता है? तो ये ग्राफिकल यूजर टेक्निक के विधि के अंदर आता है। अब एक एग्जाम्पल पूछा जाएगा कि भैया ऐसा कोई एग्जाम्पल बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इस डॉस मॉडल पे भी आधारित है और इस GUI पे भी आधारित है। वेरी गुड, यूबेंट्यू। इसका इस्तेमाल आज भी होता है, यूबेंट्यू। ठीक है? हाँ बता दे रहे हैं। यूबेंटू एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है
कहा जाए तो यूबेंट्यू एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डॉस मॉडल यानी डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो दोनों का मिश्रित है। आप यहां पे कमांड को भी चाहें तो यूज कर सकते हैं, आप कमांड नहीं यूज कर पा रहे हैं तो क्या कर सकते हो, फोटो आइकन्स पे क्लिक करके भी काम कर सकते हो। मतलब जैसा प्रक्रिया है, जैसा इंसान है, जिस तरीके से काम करना चाहे वो कर सकता है। तो आई रिपीट अगेन, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा हमारे पास हो गया, MS DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद पॉपुलैरिटी बढ़ी किसके द्वारा, GUI ग्राफिकल यूजर टेक्निक या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो प्लेटफॉर्म था वो इंटरफेस था और जो विधि थी वो क्या थी, टेक्निक थी। अब पूछा जाएगा कि ऐसा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बताइए, यानी ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बताइए जो MS DOS और GUI का कॉम्बिनेशन है, तो उसका उदाहरण क्या होगा, यूबेंट्यू। यूबेंट्यू दोनों चीज का बना है। ठीक है, उसको उबंटू बोलते हैं लेकिन यूबेंट्यू है। इसकी एक अलग कहानी है, कहानी कभी सुनाएंगे किसी क्लास में, आज नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। लिनक्स और यूनिक्स जो भाई है वो डॉस का एग्जांपल है। ठीक है, लिनक्स पहला था, इसी का एडवांस वर्जन यूनिक्स आ गया। यार नेक्स्ट कहता है IBM introduced its first personal computer for the home users in। IBM का पहला पर्सनल कंप्यूटर कब आया था, 1981। तो IBM का पहला पर्सनल कंप्यूटर कब आया, 1981। क्लियर है सबका। नेक्स्ट पॉइंट इसी के नीचे है। अभी बताओ एप्पल का पहला पर्सनल कंप्यूटर कब आया, 1984। क्या नाम था उसका, एप्पल मैकिन्टोश। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट कहता है डैश यूजेस नोजल्स टू प्रिंट। नोजल का इस्तेमाल करके प्रिंट करता है, कौन सा बताओ, मैंने क्या बताया था, सुनो मेरी बात, हो गया। नोजल का मतलब क्या होता है, ओपनिंग, छेद। ठीक है, तो इंक जो होता है वो कहां से निकलता है, छेद से निकलता है, यही ना। तो याद रखो, पूछा जाएगा कि नोजल कहां से निकलता है, तो लिक्विड जहां होता है, जहां लिक्विड लगता है वहीं नोजल लगता है। तो भैया इंक का मतलब क्या हो गया, लिक्विड। तो भैया पूछा जाएगा कि नोजल कहां होता है, तो नोजल्स इंकजेट प्रिंटर के अंदर होता है। नोजल किसके अंदर होता है, इंकजेट प्रिंटर के अंदर होता है। प्लॉटर बता चुके हैं, लेजर नहीं बताएं, लेजर सस्पेंस रखो, पढ़ाएंगे इस चीज को भी। ठीक है, याद रखिएगा नोजल किसके अंदर होता है, इंकजेट के अंदर होता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है डैश यूजेस पिन्स टू प्रिंट। पिन, हाँ, तो भैया पिन होता है प्रिंट करने के लिए, किसके अंदर होता है, डॉट मैट्रिक्स। अब पूछा जाएगा कि डॉट मैट्रिक्स का उदाहरण बताइए, या डॉट मैट्रिक्स का इस्तेमाल कहां करते हैं, तो आप बताइएगा कि रेलवे काउंटर्स पे आज भी डॉट मैट्रिक्स चलता है। पूछा जाएगा कि कितने पिन होते हैं, तो क्या कहोगे, 9 से लेकर 24 पिन तक होते हैं। कितने पिन होते हैं, 9 से लेकर 24 पिन होते हैं। सबसे उत्तम क्वालिटी का डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कौन होता है, इसमें कितना पिन होगा, 24। तो 24 पिन वाला जो होगा वो क्या होगा, सबसे उत्तम क्वालिटी का डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होगा। नेक्स्ट कहता है कि प्रोसेसिंग के दौरान CPU का डेटा निर्देश को अपनी मेमोरी में संग्रहित करता है, जिसे डैश कहते हैं। देखो फिर भूल गए तुम लोग, मेरी बात सुनो, बस बोल, तुम भी बोल, बोले तुम लोग, इतना बोल लिए सब लोग। अब देखो मैंने क्या कहा था, पिछली क्लासेस में बताया था, हमारे पास हार्ड डिस्क है, बहू है, बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, तो बाहर जाने के लिए एक छोटी सी कोई बच्ची आती है, बच्ची आ गई, क्या हो गया, सिस्टम बस। बच्ची आ गई, क्या हो गया, सिस्टम बस, यानी सिस्टम बस आएगा। घर का सारा काम कौन करता है, बड़ा बुजुर्ग करता है, बाबूजी करेंगे, रैम हो गए। तो भैया मेहमान, बाबूजी और बहू, हार्ड डिस्क, दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, सिस्टम बस। इसके अलावा याद करो, हर घर में एक दादाजी होते हैं जो परेशान करेंगे, दूर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। अब आदमी परेशान हो जाता है, आजकल के लड़के बोलते हैं ससुर बुढ़ा के लड़ा तब वो बुझाते नहीं थे, बोलते हो ना। तो याद करो, सबको उंगली करने वाला कौन होगा, कंप्यूटर में एक टाइम के बाद ऐसा आएगा जो रैम थक जाएगा, वो बोलेगा हम काम नहीं करेंगे।
तब उसको उंगली करने वाला कोई चाहिए, उसको मदद करने वाला कोई चाहिए। पापा को मदद कौन कर सकता है? उनके पापा कर सकते हैं, दादाजी कर सकते हैं। तो भैया रैम को बैकअप देने के लिए कौन आ सकता है? रजिस्टर्स आ सकता है। रैम को मदद करने के लिए कौन आ सकता है? रजिस्टर आ सकता है। तो इस पॉइंट को अगर नहीं बताए हैं तो याद कर लिए, बताए हैं ना। तो भैया while processing the CPU stores the data as well as instructions in its local memory called register। यानी काम करने के दौरान रैम थक जाए या किसी और काम को करने लगे तो डेटा को टेम्पोररीली स्टोर कर सकता है, वो क्या है? रजिस्टर में। रोम का एक ही काम है, सुबह जगाना है, दूध लाना है, बस। बाकी काम रोम का कुछ नहीं रहा। बायोस खाली होता है उसके अंदर। बायोस गायब कर दिया जाए तो दो चीज होगा, कंप्यूटर ऑन नहीं होगा या कंप्यूटर सही टाइम में नहीं बताएगा। ठीक है, उसकी अलग कहानी है, बहुत रोचक तत्व है। जानते हो किसी कंप्यूटर वाले को परेशान करना है तो उसका क्या करो? सीपीयू खोल दो, सीपीयू से उसका बायोस निकाल लो। छोटा सा ट्रांजिस्टर टाइप होता है, बायोस खोज के निकाल दो। अब वो आदमी पहचान ही नहीं पाएगा कि मेरे कीबोर्ड में लाइट आ रहा है, सीपीयू में लाइट आ रहा है, माउस में लाइट हो रहा है, लेकिन मेरा डिस्प्ले काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑन ही नहीं हो पा रहा। लाइट सब जगह आ रहा है लेकिन सिस्टम क्या है? ऑन नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो उसका एक अलग महत्वपूर्ण रोल है। सैशे मेमोरी जो होता है वो भी बैकअप देने का काम करता है। बैकअप किसको देता है? तो जब हार्ड डिस्क फुल हो जाता है या हार्ड डिस्क डेटा स्टोर नहीं कर सकता है तो उस केस में एक बैकअप के लिए हमारे पास मेमोरी आता है, वो क्या होता है? सैशे मेमोरी होता है। ठीक, सैशे बोलते हैं, सैशे, CACHE। ये पढ़ाए हैं शायद? नहीं, आएंगे इस चीज पे भी तब, अगर नहीं पढ़ाए हैं तो। सैशे नहीं पढ़ाए हैं ना? अरे तो भाई गूगल ट्रांसलेटर यूज करते हैं ना तो कैश आ जाता है। आएंगे उस चीज पे भी बात करेंगे। सैशे मेमोरी नहीं पढ़ाए हैं तो जरूर पढ़ाएंगे। क्या हो रहा है सर मेरे साथ? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? देखो, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि डैश आर यूज्ड फॉर नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या होता है? पहली बात समझो, यहां पे हम जब नेटवर्किंग की बात करते हैं तो नेटवर्किंग का मतलब ये नहीं हुआ कि दो आदमी तुम जोड़ो, दो आदमी हम जोड़े, उसके नीचे दो आदमी जोड़ दो। ठीक है, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहाँ पे नेटवर्किंग का मतलब क्या है? तो नेटवर्किंग का मतलब यहाँ पर होता है कि सपोज करो कि ये एक सिस्टम यहाँ पर रखा हुआ है और दूसरा सिस्टम यहाँ रखा है, दोनों को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? तो बोलोगे कुछ नहीं सर, वो तार ले आइए यहाँ से, वो तार ले आइए यहाँ से, जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखो दो तरीका होता है। पहली बात, अगर आपसे पूछा जाएगा कि कंप्यूटर को जोड़ने का कितने तरीके होते हैं या पूछा जाएगा कि नेटवर्किंग का कितना तरीका होता है तो आपको कहना है कि सर नेटवर्किंग दो तरीके का होता है। आपसे पूछा जाएगा कि नेटवर्किंग कितने तरीके का होता है तो कहेंगे दो तरीके का। पहला होता है वायर्ड, यानी तार आधारित। पहला क्या होता है? वायर्ड, तार आधारित। दूसरा नॉन वायर्ड, जिसको वायरलेस भी कहते हैं। ठीक है, वायर्ड या नॉन वायर्ड। नॉन वायर्ड को क्या कहते हैं? वायरलेस या तरंग आधारित। ठीक है, इसमें हम किसका यूज करते हैं? तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो ये पॉसिबल नहीं है, जैसे मान लो तरंगों का इस्तेमाल करें। कई बार देखे हो, मान लो तुम भैया बैठे हो, कोई लड़का बैठा अपनी दीदी को फोन कर रहा है, लगाना था दीदी ए को, लग गया दीदी बी को, तो क्या हो जाएगा? मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा ना। तो उसके इसमें लड़का क्या करता है कि भैया जिसको फोन लगाए उसी को लगे। कई बार ऐसा होता भी होगा, आप लोग बात कर रहे होते हैं, देखिए कहीं क्रॉस कनेक्शन हो जाता है, यानी कनेक्शन क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। कनेक्शन क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। तो ये सारे किसकी वजह से होता है? तरंगों की वजह से होता है। अच्छा, वायर की बात करते हैं तो वायर भी कई तरीके का होता है, शील्डेड, नॉन शील्डेड, ऑप्टिक्स। इसके बारे में ज्यादा नहीं बताएंगे वरना तुम लोग और जमाई लेने लगोगे, लेकिन पूरी वायर की कहानी जानना है। यहीं से एक क्वेश्चन बन सकता है कि आपके यहाँ टीवी केबल में कौन सा वायर यूज करते हैं, टेलीफोन वायर में कौन सा यूज करते हैं, जियो का नया फाइबर आया कौन सा वायर लगेगा, समुद्रों के नीचे कौन सा वायर यूज करते हैं। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये सब, अब बनता ही है। हाँ है, नेटवर्किंग है, पढ़ाएंगे भी इस चीज को। अच्छा, इसके अलावा अब पूछा जाएगा आपसे कि भैया तरंग यूज करते हैं, कौन कौन सा तरंग? वेव्स जिसको कहते हैं। तो भैया वायरलेस बनाओगे तो कैसे बनाओगे? ऐसे थोड़ी बनाओगे थूक दोगे, फू पहुंच गया बात, ऐसा तो होगा नहीं। वायर यूज नहीं करेंगे तो वेव्स होना चाहिए, हवा होनी चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम्स कहते हैं। अब पूछा जाएगा कि वायर्ड में, तो बता दिया कितने इतने वायर है। नॉन वायर्ड में क्या क्या है? तो गांठ बांध लीजिए,
दो ही है हमारे पास। पहला क्या हो गया, रेडियो वेव्स, और दूसरा क्या हो गया, इंफ्रारेड सिग्नल्स। पूछा जाएगा हाँ नॉन वायर्ड में कितने तरीके, वायरलेस में कितने तरीके के तरंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दो तरीके का तरंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक रेडियो वेव्स और दूसरा हो गया इंफ्रारेड सिग्नल्स। लिख लीजिए इस पॉइंट को। वो एनालॉग होता है भाई, वो चीज अलग कहानी है, बताएंगे उस चीज के बारे में भी। एनालॉग सिग्नल्स होता है। यहां हम बात कर रहे हैं कि किन तरंगों का इस्तेमाल करके हम कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं। सर गुड इवनिंग। हाँ टाइम लगेगा अभी। इलाहाबाद मैंने आपसे कि भैया नॉन वायर्ड के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड सिग्नल्स। क्लियर है यहां तक? यानी वायरलेस में किसका यूज करोगे, रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड सिग्नल्स। अच्छा एक बात और पूछा जाएगा कि भैया इंफ्रारेड की कहानी बताओ और रेडियो वेव की कहानी बताओ। मान लो बारिश खूब तेज हो रहा है, टावर भाग जाता है, तो वो कौन सा टावर भागता है, रेडियो की इंफ्रारेड? हाँ, बहुत बहुत रोचक कहानी। ये क्या हो गया, उफ। नहीं ठीक है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। ये थोड़ा सा बेसिक इंट्रो है, अगर सेट्स लगाते होगे तो आपको दिक्कत ना हो, इसके लिए ये है, और इससे सिलेबस की जानकारी भी आपको मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ ये कहता है कि सभी प्रिंटर, सर्वर, स्कैनर आदि को जोड़ता है और साझा उपकरणों का एक नेटवर्क बनाता है। सभी प्रिंटर, सर्वर, स्कैनर को जोड़ता है और साझा उपकरणों का एक नेटवर्क बनाता है। यानी नन ऑफ दिस कहते भाई, देखो इसे मत बेइज्जती करो तुम लोग। मैडम कुछ बोलेंगी? क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया, भाई छोड़ गया? तब सॉरी। ठीक है भैया, आपके पास जो है स्विच बोर्ड? अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं। देखो मान लो मेरे पास एक प्रिंटर भी है, एग्जांपल समझो, मेरे पास एक प्रिंटर भी है एक स्कैनर भी है और एक जेरोक्स मशीन भी है। अब तीनों को बिजली प्रोवाइड करना है, कैसे प्रोवाइड करेंगे, बोर्ड से। भाई लास्ट बेंच भी तनाव में लग रहे हो, ब्लू वाले खो गए हो कहीं? अरे महबूबा आएगी, काहे परेशान हो? ठीक है, सचिवालय में बस जाना है यार, लाइन लगाया होगा, हम लौंडिया भेजेंगे, तुम बोलोगे नहीं मास्टर पसंद नहीं आया, दूसरी भेज। नहीं गलत, उसमें धंधा उंधा कुछ नहीं चलता। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हो सब नालायक है। हाँ सुनो मेरी बात, अरे हम लड़का सप्लाई करते हैं भाई, सुन ना तुम लोग, सुन मेरी बात। ठीक है, अब मान लो कि देखो जैसे वहां पे बोर्ड लगा है, बोर्ड लगा है ना, तो पूछा जाएगा कि भैया अगर हमको किसी चीज को पावर देना है तो कहां लगाएंगे, उस बोर्ड में लगाएंगे। तो वही चीज यहां ये पूछ रहा है कि भाई प्रिंटर भी है, सर्वर भी है, स्कैनर भी है, सबको जोड़ना है। तो सबको जोड़ने के लिए एक ही चीज होता है, वो होता है स्विचेस, स्विच बोर्ड। क्या होता है, स्विच बोर्ड। कितना ही सामान हो, अगर उसको इकट्ठे जोड़ना है तो जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं, स्विच का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, स्विच का। याद रहेगा सबको? अरे यस नो बोलो। कितना हूं डिवाइस है, सबको जोड़ना है, किसका यूज करोगे, स्विच का या स्विच बोर्ड का। अब बोलोगे सर ये एनआईसी क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है? तो आजकल देखे होगे गेम खेलते हैं हम लोग, ऑनलाइन गेम खेलते हो ना, सब लोग खेलता होगा। तो ऑनलाइन गेम में देखते हो कि जब नेटवर्क स्लो हो जाता है या जब वीडियो स्ट्रीम करते हो कि नेटवर्क स्लो हो जाता है तो वीडियो क्वालिटी डिम हो जाती है, या वीडियो क्वालिटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। तो कम स्पीड में भी हमारा वीडियो क्वालिटी बना रहे उसके लिए हम लोग नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का यूज करते हैं, एनआईसी। ठीक है, इसका एक दूसरा भी होता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। वो एक ऐसी संस्था है जो सरकार में सब कुछ हैंडल करती है, जितना टेक्निकल काम होता है उसको नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी मैनेज करती है। ठीक है, किसके अंदर आता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ आईटी के अंतर्गत आता है। तो खैर ये कहानी है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। यहां तक क्लियर है सबका? अच्छा अब देखो एक प्रश्न यहीं से नेक्स्ट प्रश्न बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि मान लो, मानना क्या, प्रश्न ही देख लो। डैश इज यूज्ड टू जॉइन मल्टीपल नेटवर्क्स टुगेदर। बहुत सारा नेटवर्क है,
बहुत सारा नेटवर्क है। समझो, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे, मान लो एक बोर्ड वहां लगा है, एक बोर्ड दूसरे क्लास में लगा है, एक बोर्ड तीसरे क्लास में लगा है, तो सारे बोर्ड में बिजली कहां से आएगी? मेन बोर्ड से आएगी ना, यस और नो? तो मान लो हम 10 तो कंप्यूटर जोड़ दिए, अब 10 कंप्यूटर में इकट्ठे हमको बिजली प्रोवाइड करना है, 10 कंप्यूटर में इकट्ठे हमको नेटवर्क प्रोवाइड करना है, इकट्ठे इंटरनेट से जोड़ना है। तो उस कैसे जोड़ेंगे? राउटर का इस्तेमाल करके। कैसे जोड़ेंगे हम लोग? राउटर का। कैसे जोड़ेंगे हम लोग? राउटर। तो पूछा जाएगा राउटर क्या है भैया? तो बहुत सारा बोर्ड को जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? राउटर से जोड़ते हैं। बहुत सारा बोर्ड होगा, उसको जोड़ोगे, कैसे जोड़ोगे? राउटर से जोड़ोगे। समझ पा रहे हो मेरी बात? अरे यस नो बोलो भाइयों और उनकी बहनों, कुछ बोल ही नहीं रहे। खैर, हाँ देखो, अब एक बात यहाँ पे बच्ची बोल रही है कि सर राउटर पाथ बताता है, तो वो पाथ गाइडर होता है, उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो बताएंगे। गेटवे बता रहे हैं भाई, गेटवे जब हम लोग सर्किट की बात करते हैं तो गेटवे लाते हैं। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं। तो नेटवर्किंग हमारे पास क्या आता है? राउटर। दो अलग अलग चीज होता है, सर्किट्स और नेटवर्किंग, उस बात का ध्यान रखेंगे। हाँ, फ्लो ऑफ डायरेक्शन भी होता है, ऐसा बात करेंगे हम लोग, ये टॉपिक है, ठीक है। नेटवर्किंग पूरा टॉपिक है, इसमें टीसीपी, आईसी, आईपी, यूडीपी, ये सब बताना है। वही तो कह रहे हैं, स्विच लगाएंगे, स्विच को जोड़ देंगे राउटर से। अब तुम्हारे ऊपर है तुम कैसे जोड़ते हो, वायर के थ्रू या बिना वायर के। तो ये पूरी कहानी है, इसको हम नेटवर्किंग टॉपिक में पढ़ाएंगे। ये तो एक बेसिक इंट्रो है आपके लिए, ठीक है, कैसा प्रश्न होता है। नेक्स्ट, और कोई डाउट है? पढ़ा ले भाई लोग। अब देखो, हर काम जो होता है वो पहली बार होता है, तो आपसे पूछा जाएगा कि जो पहला वायरलेस कम्युनिकेशन बना, यानी पहला वायर में पूरे दुनिया में जो पहला वायरलेस कम्युनिकेशन था वो कौन सा था? तो याद रखोगे, जो पहला वायरलेस कम्युनिकेशन बना वो एलोहा नेट था। एलोहा नेट एक सिस्टम है, कहो तो एक विधि है जिसके द्वारा से पहला सिस्टम एस्टैब्लिश किया गया जो बिना वायर के चलता था। नहीं, लैन अलग कॉन्सेप्ट है भाई। लैन, मैन, वैन जो है वो टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग आता है। यहाँ पे पहला सिस्टम क्या बना? जैसे आपसे पूछा जाता है कि पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा है, तो आप बोलते हैं सर एबेकस, बोलते हैं ना। उसी तरीके से पहला डिवाइस कौन सा कनेक्ट हुआ, तो क्या है? एलोहा नेट। हो गया सबका, मिल जाएगा, घबराना नहीं है, एलोहा नेट। कोई बात नहीं, उसको मिल जाएगा पीडीएफ, यार घबराओ नहीं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि डैश इज ए पीस ऑफ स्टिफ पेपर दैट स्टोर्स डिजिटल डेटा इन फॉर्म ऑफ होल्स एट प्रीडिफाइंड पोजीशंस। क्या होता है? देखो, एक बात बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, आप सबसे बता रहे थे कि भैया हमारे पास मैग्नेटिक टेप से पहले क्या आता था? पिट्स आता था, छेद होता था, होल्स होता था, डेटा उसी पे स्टोर होता था ना। तो हम लोग क्या कहेंगे, अगर मान लो कि एक बड़ी सी पत्ती है मेरे पास, इसमें बहुत सारे छेद हैं, तो क्या कहेंगे? छेद वाली पत्ती? नहीं, तो भैया जो बड़ी पत्ती होगी जिसमें पूरा छेद होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो पंच द कार्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पंच द कार्ड्स। पूछा जाएगा कि पंच द कार्ड क्या होता है, तो कहिएगा कि सर बहुत सारा जो छेद होता है ना, उसको अगर एक पत्ती पर अवस्थित कर दिया जाए तो क्या कहलाता है? पंच द कार्ड्स कहलाता है। समझ पा रहे हो मेरी बात? अरे यस नो बोलो। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न कहता है द पर्पस ऑफ अ डैश इज टू एंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ डिवाइस। डैश का उद्देश्य है किसी विशेष उपकरण के समुचित कार्य को सुनिश्चित करना। पहली क्लास थी, पहली क्लास में बताए थे सॉफ्टवेयर हमारी बात को समझता है, लेकिन अगर कीबोर्ड को जोड़ेंगे सीपीयू से तो कौन मदद करेगा? डिवाइस। तो एक यूजर का बात समझता है सॉफ्टवेयर और उपकरणों का बात समझता है डिवाइस ड्राइवर। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? उपकरण की बात हो रही है कि यूजर की बात हो रही है? अरे डिवाइस की बात हो रही है या किसी पर्सन की बात हो रही है? डिवाइस। तो डिवाइस, उपकरण की बात होगी तो डिवाइस ड्राइवर, और इंसान की बात होगी तो क्या होगा? सॉफ्टवेयर। पहली क्लास में ये चीज बताए थे।
पता नहीं आप लोग को ध्यान नहीं है शायद ये। नेक्स्ट पॉइंट क्या, डिवाइस ड्राइवर। देखो नेक्स्ट कहता है डैश अलाउज अस टू विजुअलाइज, फील एंड रिएक्ट बाय स्टिमुलेटिंग आवर सेंसेस। हमें अपनी इंद्रियों को उत्तेजित करके कल्पना करने, महसूस करने और प्रतिक्रिया करने की अनुमति देता है। विजुअल एक्सपीरियंस। और बताओ उसके अलावा, अच्छी बताओ। अब देखो एक, मैडम क्या बोल रही हैं, बी और सी में डिफरेंस क्या? अच्छा एक बात आते हैं, देखो अब अंग्रेजी तो नहीं पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, क्या लिखा है, अलाउज अस टू विजुअलाइज, फील एंड रिएक्ट बाय स्टिमुलेटिंग आवर सेंसेस। इंद्रियों की बात हो रही है, इंद्रियों को जागृत कर देता है, देख कर मजा आता है, आता है ना? तो क्या आता है? अच्छा वाइग्रा खाए हो कभी तुम लोग? वाइग्रा खाए हो कभी? बॉयज वाइग्रा जानते हो? यस सर। ये मैडम पूछ रही है कि वाइग्रा क्या होता है, बता देना इनको भी। कंटेंट बता सकते हो? नहीं कंटेंट छोड़ो ना, क्या करेंगे वो कौन सा बिजनेस चालू करना है। तो वाइग्रा जो होता है ना, खाओगे तो वाइग्रा सबको एकदम चालू कर देता है, स्टेमिना बढ़ा देता है, सारे इंद्रियों को जागृत कर देगा आपका। तो वाइग्रा, अबे बोल लेने दो यार, तुम लोग को तो सुन के लग रहा है कि तुम लोग इतना ज्ञान कहां से लाए हो भाई। तुम लोग अपने चरण धुलवाना है हमारे से, ठीक है? बहुत ज्ञान का भंडार है। अब देखो ये लोग वाइग्रा का डिस्कशन करेंगे, कौन सा ब्रांड अच्छा है। अबे ये एग्जाम्पल हम दे रहे थे, ठीक है? जैसे वाइग्रा, वाइग्रा यानी इंद्रियों की बात होगी तो बच्चों का दिमाग वाइग्रा पे टिक जाता है। तो वाइग्रा से हमारे दिमाग में समझना चाहिए विजुअल, वाइग्रा से क्या निकालना चाहिए, विजुअल। तो पूछा जाएगा कि भैया, हो गया बात सबका, कि भैया वाइग्रा का एक्सपीरियंस बताओ, तो आपको कि सर वाइग्रा का एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा होता है, ठीक है? उसी तरीके से वाइग्रा से, वहीं से एक कंडीशन निकलता है, वाइग्रा से क्या हो गया, विजुअल। तो वाइग्रा का एक्सपीरियंस विजुअल एक्सपीरियंस, वाइग्रा इंद्रियों को जागृत करता है। उसी तरीके से विजुअल एक्सपीरियंस कंप्यूटर के इस्तेमाल को बढ़ा देता है। जितनी साफ चीजें कंप्यूटर पे दिखेंगी उतना अच्छा इस्तेमाल करेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल बताते हैं 3D मूवीज या प्ले गेम्स या प्ले स्टेशन। प्ले स्टेशन जो है वो विजुअल एक्सपीरियंस का बेस्ट एग्जांपल है। आपसे पूछा जाएगा कि विजुअल एक्सपीरियंस का 2 एग्जांपल बताइए, तो पहला एग्जांपल आप दीजिएगा सर 3D मूवी। अब पूछा जाएगा कि 3D मूवी के अलावा खेल की दुनिया में विजुअल एक्सपीरियंस का कहां इस्तेमाल करते हैं, तो कहिएगा प्ले स्टेशन। प्ले स्टेशन क्या होता है, तो न्यूक्लियस में जाइएगा ना तो बड़का को चश्मा लगा देगा, एक तो कुर्सी पे बैठा देगा, अब बोलेगा लो गोली मारो, तो आप ऐसे से हिलते रहिएगा, अलग हम ही कोई मार रहा है। तो क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं चीजों को और फील कर रहे हैं, तो क्या हो गया, विजुअल एक्सपीरियंस। पूछोगे कि आने वाला मार्केट किसका है, तो एआई और वीआर का है, या एआई या वीई का है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और विजुअल एक्सपीरियंस। क्योंकि अब बच्चा क्रिकेट नहीं खेलेगा, वहीं पे गुल्ली डंडा खेलेगा, ठीक है? तो विजुअल एक्सपीरियंस। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कहता है डैश इज अ 3-dimensional कंप्यूटर जनरेटेड सिचुएशन दैट स्टिमुलेट्स द रियल वर्ल्ड, यानी रियल वर्ल्ड को स्टिमुलेट करता है, रियल वर्ल्ड जैसी चीजों को दिखाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं वीआर। वीआर, रियल वर्ल्ड जैसे चीजों को दिखाना क्या कहलाता है, वीआर, विजुअल क्या कहलाता है, विजुअल रियलिटी। क्लियर है सबका? अरे यस नो बोलो, बेवकूफ हो तुम लोग। यस सर। मैंने क्या कहा, यहां पे क्या लिखा है, डैश इज अ 3-dimensional कंप्यूटर जनरेटेड सिचुएशन दैट स्टिमुलेट्स द वर्ल्ड। एक 3 आयामी कंप्यूटर जनित स्थिति है। क्या लिखा है, कंप्यूटर जनित स्थिति है। क्या वो पहले से है कि कंप्यूटर के द्वारा बनाया गया है? बनाया गया है। तो जो चीजें बनाई जाती हैं वो वर्चुअल होती हैं। क्या होती हैं, वर्चुअल होती हैं। हम लोग जो चीजें फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो है विजुअल रियलिटी। आप सब विजुअल रियलिटी हैं क्योंकि हम आपको देख पा रहे हैं, और उन बच्चों के लिए हम क्या हैं, वर्चुअल रियलिटी, क्योंकि वो हमको देख रहे हैं ऑनलाइन। समझ पाए मेरी बात सब लोग? कुछ बोल ही नहीं रहे, सब सुस्त हो। नहीं भाई तो कंफ्यूज करने के लिए हम लिखे थे, ठीक है? वर्चुअल रियलिटी ही फुल फॉर्म है वीआर का।
यानी पूछा जाएगा कि वीआर का फुल फॉर्म बताइए, तो क्या है, वर्चुअल रियलिटी। अब आपके एग्जाम में भी ऐसा ही प्रश्न आता है, बिना सोचे समझे आप लोग मार के चलाइएगा, बोले मास्टर पढ़ल को आ गल को अतोर कट गल को। हाँ देखो नेक्स्ट प्रश्न कहता है डैश इज अ ह्यूमनॉइड दैट यूजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विजुअल डेटा प्रोसेसिंग, फेशियल रिकॉग्निशन एंड आल्सो इमिटेट्स ह्यूमन जेस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशन। यानी इनमें से बताना यह है कि भैया कौन से ऐसी चीज है जो विजुअल जो एक इंसान की तरह काम करती है या करता है, वो क्या है, क्या है, रोबोट। और कुछ देखो 2016 हम बताते हैं कहानी। बात तुम लोग से कहे थे पहली क्लास में कि थोड़ा रिसर्च करना जब कंप्यूटर पढ़ने बैठे हो तो, बोल लेने देना। अब वो क्या बताए थे कि जब पहली क्लास में बैठो तो रिसर्च करके बैठो, तो मैंने कहा कि भैया अब इंसान भी आ गए हैं कंप्यूटर की तरह। तो 2016 हांगकांग मस्त जगह है भाई, कभी हनीमून पे जाने का मौका मिले जाना, हनीमून पे जाना होगा तो हांगकांग जाना। और हम बता रहे हैं हनीमून से पहले एसएससी लग जाए तो गर्लफ्रेंड लेकर जाना, बहुत मजा आता है, बहुत, मतलब क्या ही बताएं। तो हांगकांग 2016। अरे अभी तुम्हारा भाई बहन का एक्सपीरियंस होगा सिंगापुर का, हम हांगकांग बता रहे हैं। सिंगल मजे नहीं आता है भाई उस जगह पे, ठीक है, मतलब एकदम तुम क्या ही बोले, हटाओ, मन खराब हो जाएगा सिंगल जाओगे तो, ऐसा सिचुएशन है, ठीक है। तो मेरी बात सुनो 2016 हांगकांग, 2016 हांगकांग, डेविड हैसन 2016 हांगकांग, डेविड हैसन, इनकी एक कंपनी थी हैसन रोबोटिक्स, इन्होंने एक इंसान को बनाया जो बिल्कुल इन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके रोबोट को बनाया जो बिल्कुल इंसानों की तरह काम करता था। वो क्या था, सोफिया। तो ये लड़की थी, कहां बनाई गई, 2016, कहां पे, हांगकांग में। किसने बनाया, डेविड हसन। किस कंपनी के द्वारा, हसन रोबोटिक्स के द्वारा। लेकिन अगर पूछा जाए कि भैया क्या ये पहली उत्पत्ति थी, बिल्कुल नहीं थी यार, इससे पहले इंडिया में हो चुका था, तो कब हुआ था, 2014, 2000 नहीं भाई, रजनीकांत नहीं, 2014। ठीक है, क्या सोच कर आती होगी, अपने भ्रमित होगी, मास्टरों को भरमाओगी, बोलने नहीं दो यार, पैसा मिला है हमको, हम सोचते हैं कि पैसे का इस्तेमाल हो, ठीक है, ऐसी महिलाओं के लिए ऑनलाइन ठीक है। तो पूछा जाए कि 2016 से पहले क्या हुआ था, तो हुआ था 2016 से पहले 2014 में इंडिया में पहली बार बनाया गया जिसका नाम रखा गया मानव। 2014 में पहले रोबोटिक्स आ चुका था, वो क्या था, मानव। अब मानव को बनाने वाला इंसान कौन था, दिवाकर शाह। कौन था इंसान, दिवाकर शाह। 2014 कौन बनाया, दिवाकर शाह। अब पूछा जाएगा कि बनाया कौन, तो इसको बनाने के लिए कंपनी चलकर आई, वो थी एसेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर। एसेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर, स्पेस कम हो गया थोड़ा सा, आप लोग कॉपरेट करिएगा। एसेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर, ये सब चीजें बताएंगे नहीं फिर से, तो पॉइंट लिख लीजिएगा। हाँ, क्योंकि हांगकांग बेटा पहले, मतलब वो क्या, अच्छा बताते हैं, 2 मिनट रुक जाओ, अच्छा 2 मिनट रुक जाओ, बताते, हो गया सबका। तो अब पहली बार हमारे पास आया, तो भैया अगर पूछा जाएगा कि इंडिया में पहली बार कब इसका इस्तेमाल किया गया, तो 2014। मानव किसने बनाया, दिवाकर शाह, 2014। एसेट ट्रेनिंग और रिसर्च सेंटर में दिक्कत आई, इसके साथ दिक्कत ये आई कि इसको पेटेंट नहीं कराया जा सका। पेटेंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कहा गया कि ये जो होगा इंसानों को हार्म करेगा, इंसानों को क्या करेगा, क्षति पहुंचाएगा। इसी चीज को डेविड हैसन ने अपने रोबोटिक साइंस में एक्सप्लेन करते हुए एक नई लड़की को बनाकर दिया, सोफिया। तो हम इंडिया वाले बहुत तेज हैं, अब बिहारी बहुत तेज होता है। एक नया बिहारी चलकर आया, कौन आया, रांची में, बताओ मैडम क्या बता रही थी, किसके बारे में, रश्मि।
तो एक नई लड़की आई बनकर हमारे देश में, वो थी रश्मि। अब ये रश्मि जो थी कहां बनाई गई, तो झारखंड में बनाई गई, रांची। तो पूछा जाएगा कि भैया झारखंड का पहला ह्यूमनाइड कौन सा था, या झारखंड में पहला इंसान कौन बनकर आया जो पूरा का पूरा कंप्यूटर से बना था, तो वो कौन था, रश्मि। रश्मि की खासियत क्या थी, तो रश्मि इंग्लिश बोल सकती है, हिंदी बोल सकती है, भोजपुरी बोल सकती है और बंगाली बोल सकती है। हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी और बंगाली। अब इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विश्व पटल पे, पूरे विश्व में पहला ऐसा कौन सा रोबोट बना जो लिपसिंग कर सकता था, यानी होठ हिला सकता था, तो वो रश्मि थी। पूरे विश्व पटल पे, पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा रोबोट बताइए जो लिप्स हिला सकता है, तो वो कौन है, रश्मि। तो आपको किस करने का मन करता है, रश्मि को किस कर सकते हैं। यदि तो हम भुला गए, 2020 या 18 का बात था, हम चेक करके बता देंगे, लेकिन या फिर आप लोग भी चेक करिएगा, 2018 या 20 का बात है ये, हम भूल गए। ये यही BIT मेसरा में बना था। हाँ, दिवाकर साहब, मानव पूछ रहे हो ना भाई, दिवाकर साहब भाई, ये BIT रिसर्च सेंटर में बना था। इसके बारे में कोई हम लोग को स्पेशल न्यूज नहीं है, लेकिन आप लोग ढूंढिएगा, मिलेगा तो हमको बताइएगा। कहा जाता है कि ये BIT रिसर्च सेंटर का बना था, लेकिन वहां के जो प्रोफेसर होंगे उनका नाम अभी तक एक्सपोज नहीं हुआ, हम लोग नहीं जानते, टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन इतना बताया गया कि BIT रिसर्च सेंटर ने बनाया है, और लिपसिंग करने वाली पहली ये है। हमारे घर पे हम रखे हैं, झाड़ू पोछा करती है। नहीं बाबू, इसका आंसर जो होगा सोफिया। पूछा क्या आगे, डैश इज अ ह्यूमनाइड, यानी ह्यूमन की तरह काम करने वाला क्या हो गया, सोफिया। सोफिया किस विधि पर काम करती है, तो रोबोटिक्स की विधि पर काम। प्रणाम सर, तुम लोग जानते हो इनको, आइए, ज्योग्राफी वाले सर है ना। अच्छा, ये आ गए। हाँ सर, नहीं, रश्मि मेरे घर में रहती है, आप लोग आइएगा, हम लोग मिलेंगे उससे। सर PDF भेज दीजिए। अरे भेजेंगे, किससे बोलना पड़ा, संजय सर से। सारा PDF भेज दीजिएगा, और ये भी जरूर भेजिए, क्योंकि बच्चों के लिए हो गया। मैडम, भैया, माई बाप। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि डैश, भाई डर लगता है ना, मतलब भैया ठोक दे बाहर हमको, भैया का तो कुछ नहीं जाएगा, मेरा बहुत कुछ चला जाएगा। डैश allows us to interact with different devices through internet with the help of smartphones or computers, thus creating a personal network. पर्सनल नेटवर्क इस्तेमाल करके हम चीजों को कर सकते हैं रेगुलेट। इसका मतलब हम एक बेस्ट एग्जांपल बताते हैं, है क्या, जानते हो आप लोग, एक मूवी देखे होंगे या सीरियल देखे होंगे या एडवर्टीजमेंट आता है, एक इंसान कहता है पुट ऑफ द लाइट, तो लाइट ऑफ हो जाती है। ओपन द कार, ऐसा होता है। अच्छा, एक चीज वो होता है। दूसरा होता है, उसी में आगे बढ़ोगे तो माई बाप बोल लेने दीजिए, ठीक है। उसी में एक कंडीशन आता है कि वो आदमी चला गया है अपने ऑफिस में, ऑफिस से खोलता है कुछ ऐप और अपने घर का लाइट ऑफ कर देता है, या जिसको आप लोग अपनी भाषा में कहते हैं स्मार्ट हाउस। आने वाला टेक्निक जो है वो किसका है, स्मार्ट हाउस। टेस्ला सुने हो ना, वो भी स्मार्ट कार है। ये स्मार्ट ड्राइवरलेस जिसको बोलते हैं। अब हम तो जानते हैं, तो गरीब आदमी पैदल चलते, फटल जूता पहन के, तो क्या जानेंगे, खुश। हाँ, अब सुनो, तो भैया टेस्ला की कहानी समझो। टेस्ला की कहानी है कि वो ड्राइवर के बिना चलेगी। आने वाले टाइम में ये है कि हमारे पास घर होगा, उस घर में कुछ नहीं करना है, हम एप्स का इस्तेमाल करके अपने डोर्स को खोल सकते हैं, लाइट्स को ऑफ कर सकते हैं। तो ये क्या विधि है, ये क्या फीचर है, तो वो है IoT का फीचर। उसको कहते हैं हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यहाँ पे लिखा होगा, देखो क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो पूछा जाएगा कि भैया ये बिना बोले, बिना बात किए ऐप का इस्तेमाल करके, बस 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट। अरे माफी चाहते, बस आ रहे हैं। तो पूछा जाएगा कि भैया कैसे ऑफ कर सकते हो एप्स का इस्तेमाल करके लाइट्स का, तो आप क्या कहोगे कि एप्स का इस्तेमाल करके अगर लाइट्स ऑफ करना है सर, तो हम एक विधि यूज करते हैं, वो क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब यहीं से एक फीचर बनता है वेब ऑफ थिंग्स। यहीं से एक फीचर क्या बनता है, वेब ऑफ थिंग्स। वेब ऑफ थिंग्स क्या होता है, तो मेरे पास एक फोन है जो एंड्रॉइड फोन है, आपके पास भी है, इसमें गूगल लेंस होगा।
देखे हो? बहुत कम लोग जानते होंगे, गूगल लेंस होगा। अब जैसे अपना मुंह स्कैन करेंगे ना तो 50 को सजेशन आ जाएगा कैसा मुंह कहीं और है। एक वर्ड, ये फैक्ट है कि किसी चीज को भी स्कैन करेंगे तो 50 सजेशन आ जाएगा। तो स्कैन करके पूरे विश्व में सजेशंस को ढूंढना कहलाता है WOT, वो है वेब ऑफ थिंग्स। वो क्या है? वेब ऑफ थिंग्स। तो पढ़ाएंगे, घबराना नहीं है। IoT पूछा जाएगा, क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। फिर से समझिएगा माई बाप, IoT जो है वो क्या है? ऐप के माध्यम से ऑन ऑफ करना है। स्मार्ट होम, स्मार्टफोन, स्मार्ट घर बनाना क्या हो गया? IoT। और स्कैन करके चीजों को खोजना वेबसाइट्स पे, गूगल पे, वो क्या हो गया? WOT, वेब ऑफ थिंग्स। समझ पा रहे हैं मेरी बात सब लोग? अब पूछा जाएगा आपसे कि भैया IoT जो है वो किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है? तो दो कॉन्सेप्ट पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग कितने तरीके का होता है? तो एक पूरी विधि है, पूरा क्लास है, इसको हमको समझना है। ठीक है, तो अभी 3 विधि है, अगर बच्चा पूछा तो उसका जवाब है आस पास सास। ये इसका कॉन्सेप्ट किसका भाई? क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो खैर हम लोग पढ़ेंगे, बहुत लोग बिजी हैं, फोन आ गया, भैया दीदी राखी बांधने के है। फिर मिला, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।